नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम जीव विज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी चैप्टर समझने वाले हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। ये चैप्टर सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ही नहीं, बल्कि ये समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इस पृथ्वी पर जीवन आखिर चलता कैसे है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए पोषण, श्वसन जैसी प्रक्रियाएं जरूरी हैं। उनके बिना तो वो मर जाएगा। लेकिन जनन के बिना भी तो एक अकेला जीव जिंदा रह सकता है ना? तो फिर जीव अपनी इतनी सारी ऊर्जा इस प्रक्रिया पर क्यों लगाते हैं? इसी सवाल का जवाब इस पूरे चैप्टर का आधार है। इस चैप्टर को एकदम अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जनन का परिचय लेंगे, फिर अलैंगिक जनन के तरीकों को एक-एक करके देखेंगे, उसके बाद लैंगिक जनन की मूल बातें समझेंगे और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के लिए कुछ खास टिप्स पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सबसे पहले समझते हैं कि जनन की परिभाषा क्या है और इसके मूल सिद्धांत क्या हैं। अगर बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो जनन वो प्रक्रिया है जिससे कोई भी जीव अपने जैसे नए जीव यानी अपनी संतान पैदा करता है। देखिए, ये किसी एक जीव के जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये पूरी प्रजाति को बचाए रखने के लिए जरूरी है। इसी वजह से हजारों लाखों सालों से हर प्रजाति अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाती आ रही है। असल में जनन का जो पूरा खेल है वो डीएनए का है। आप डीएनए को एक तरह की रेसिपी बुक या ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं, जिसमें उस जीव को बनाने की सारी जानकारी कोड की हुई है। तो जनन का सबसे मुख्य काम ही यही है कि इस ब्लूप्रिंट की एक कॉपी बनाकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। अब यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात सामने आती है। जब डीएनए की कॉपी बनती है ना, तो वो कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होती। उसमें बहुत छोटी छोटी गलतियां या विभिन्नताएं आ ही जाती हैं। और पता है, यही गलतियां किसी भी प्रजाति के लिए एक वरदान की तरह हैं, क्योंकि इन्हीं विभिन्नताओं की वजह से जीव बदलते हुए माहौल में, जैसे बढ़ती गर्मी या किसी नई बीमारी में, खुद को ढाल पाते हैं और उनका अस्तित्व बना रहता है। तो इस डीएनए को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए जीव दो मुख्य रास्ते अपनाते हैं। पहला है अलैंगिक जनन, जिसमें सिर्फ एक ही जनक शामिल होता है, और दूसरा है लैंगिक जनन, जिसमें दो जनक शामिल होते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है। चलिए, तो पहले अलैंगिक जनन को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये जनन का एक सरल और काफी तेज तरीका है। इसमें नए जीव को बनाने के लिए सिर्फ एक जनक ही काफी होता है। आइए इसके कुछ तरीकों को जानते हैं। विखंडन सबसे सरल तरीकों में से एक है। इसमें क्या होता है, एक कोशिका बस दो या दो से ज्यादा हिस्सों में टूट जाती है और हर एक हिस्सा एक नया पूरा जीव बन जाता है। ये तरीका बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जैसे एक कोशिकीय जीवों के लिए एकदम परफेक्ट है। अमीबा इसका एक क्लासिक उदाहरण है। जैसा कि इस चित्र में हम सब देख सकते हैं, सबसे पहले कोशिका के अंदर का जो केंद्रक है वो लंबा होकर दो हिस्सों में टूटता है। उसके बाद कोशिका द्रव्य भी बंट जाता है और आखिर में दो नए अमीबा बन जाते हैं, बिल्कुल अपने जनक की कॉपी। ये तरीका स्पाइरोगायरा जैसे कुछ सरल बहुकोशिकीय जीवों में काम आता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या किसी इंसान का हाथ काटकर उससे एक पूरा नया इंसान बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में अलग अलग काम के लिए खास ऊतक और अंग होते हैं, जिन्हें एक छोटे से टुकड़े से दोबारा नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, अलैंगिक जनन के कुछ और भी तरीके हैं जो काफी हैरान करने वाले हैं। चलिए उन्हें भी एक एक करके देखते हैं। पुनरुद्भवन, अरे ये तो एक तरह की सुपर पावर जैसी है, मतलब शरीर के कटे हुए हिस्से को दोबारा उगा लेना। लेकिन प्लेनेरिया जैसे जीवों के लिए ये सिर्फ घाव भरना नहीं है, बल्कि जनन का भी एक तरीका है। अगर हम प्लेनेरिया को कई टुकड़ों में काटते हैं तो मजे की बात यह है कि हर एक टुकड़ा विकसित होकर एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया भी बहुत दिलचस्प होती है। जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है, जनक हाइड्रा के शरीर पर एक छोटा सा उभार निकलता है, जिसे हम मुकुल या बड कहते हैं। ये धीरे धीरे बड़ा होता है और जब ये पूरी तरह विकसित हो जाता है तो अपने जनक के शरीर से अलग होकर एक नया स्वतंत्र हाइड्रा बन जाता है। ये वाला तरीका तो खेतीबाड़ी में बहुत इस्तेमाल होता है।
गुलाब, गन्ना या केले जैसे पौधे जिन्हें बीज से उगाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है या जिनके बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, उन्हें इस विधि से बहुत जल्दी उगाया जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो नया पौधा बनता है वो बिल्कुल अपने जनक पौधे जैसा होता है, गुणों में कोई बदलाव नहीं आता। ब्रायोफिल्म यानी पत्थर चट्टा का ये उदाहरण तो सच में कमाल का है। इसकी पत्ती के किनारों पर ही छोटी छोटी कलिकाएं निकल आती हैं। अब जब ये पत्ती टूटकर जमीन पर गिरती है तो हर एक कलिका से एक नया पौधा उग जाता है। सोचिए, एक पत्ती से ही कितने सारे नए पौधे तैयार हो गए। बीजाणु को हम छोटे छोटे सर्वाइवल कैप्सूल की तरह समझ सकते हैं। इनके चारों ओर एक मोटे दीवार होती है जो इन्हें खराब मौसम, गर्मी या सूखे से बचाती है। और जैसे ही इन्हें कोई नमी वाली सही जगह मिलती है, ये तुरंत अंकुरित होकर एक नए जीव को जन्म दे देते हैं। ब्रेड पर लगने वाली फफूंद इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो अभी तक हमने अलैंगिक जनन के सरल तरीकों की बात की। अब हम आते हैं लैंगिक जनन पर। ये एक ज्यादा जटिल प्रक्रिया है और इसमें, जैसा कि हम जानते हैं, 2 जनकों की भागीदारी होती है, एक नर और एक मादा। अब सवाल उठता है कि ये जटिल प्रक्रिया जरूरी क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा फायदा है विभिन्नता। जब 2 अलग-अलग जनकों से डीएनए आकर मिलता है तो उनकी संतान में गुणों का एक नया कॉम्बिनेशन बनता है। यही विभिन्नता किसी भी प्रजाति को ज्यादा मजबूत बनाती है और बदलते हुए पर्यावरण में जिंदा रहने में उसकी मदद करती है। अच्छा, प्रकृति ने यहाँ एक बहुत ही चतुर समाधान निकाला है। सोचिए, अगर नर और मादा की पूरी कोशिकाएं मिलती तो हर पीढ़ी में डीएनए की मात्रा दोगुनी होती जाती। इससे बचने के लिए जीव खास तरह की जनन कोशिकाएं बनाते हैं जिन्हें युग्मक कहते हैं। इनमें डीएनए की मात्रा आधी होती है। जब ये दोनों युग्मक मिलते हैं तो डीएनए की मात्रा फिर से सामान्य हो जाती है ना कमाल का सिस्टम? तो हमने जनन के दोनों मुख्य तरीकों को समझ लिया है। चलिए अब फटाफट इस पूरे चैप्टर के सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार दोहराते हैं और कुछ ऐसी काम की बातें जानते हैं जो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में मदद करेंगी। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो इस चैप्टर की जान है। एग्जाम के लिए इनकी सही परिभाषा याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने उत्तर में इन शब्दों का सही इस्तेमाल करते हैं तो परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपको पूरे अंक मिलते हैं। एग्जाम में उत्तर लिखते समय हमेशा इन 4 बातों का खास ध्यान रखें। पहला, सही जैविक शब्दों का इस्तेमाल करें। दूसरा, जहां भी जरूरी हो साफ सुथरे और नामांकित चित्र जरूर बनाएं। तीसरा, अगर अंतर पूछा गया है तो हमेशा टेबल बनाकर लिखें। और चौथा, जो भी मुख्य बिंदु हैं उन्हें पेंसिल से अंडरलाइन कर दें। इन तरीकों से आपके नंबर पक्के तौर पर बढ़ेंगे। और अंत में एक सवाल मैं आपके सोचने के लिए छोड़ रहा हूं। हमने ये तो समझ लिया कि लैंगिक जनन से आने वाली विभिन्नता किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। तो फिर आज भी इतने सारे सफल जीव अलैंगिक जनन जैसा सरल और तेज तरीका क्यों अपनाते हैं? इसके क्या फायदे हो सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।